जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रामसर स्थल और आर्द्रभूमि। इसके पहले हम लोगों ने जीआई टैग ओडीओपी को ख़त्म कर लिया है और मैंने आपको पिछले कक्षाओं में ही वादा किया था कि मैं आपको आने वाली अगली कक्षा में रामसर स्थल को पढ़ा दूंगा और रामसर स्थल के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी का सामान्य इतिहास। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ओडीओपी। इसके साथ ही हम लोगों ने ख़त्म किया था ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग, या सारे जीआई टैग तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। तो आज का क्लास होने वाला है रामसर स्थल और आर्द्रभूमि, या फिर आर्द्रभूमि इसको कह सकते हैं, इसके ऊपर। तो चलिए इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। स्लाइड पे लिख के लाया हूं मैं, और कुछ चीज़ें मैं आपको बोलकर समझा दूंगा, तो उसके बाद आपको आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपी में 10 है, 10 को हम लोग पढ़ लेंगे, तो यूपी के रामसर स्थल यहाँ से हम लोग खत्म कर रहे होंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और एक जरूरी सूचना कि अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो ऑनलाइन में स्टार्ट किया हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे सब्सक्राइब करके या लोगों को शेयर करके, तो मेरा भी मन लगेगा कंटेंट बनाने में, और बेहतर कंटेंट में और बनाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं तो चाहता हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाकर दे सकूं। तो आइए पढ़ते हैं रामसर स्थल एवं रामसर या आर्द्रभूमि स्थल। देखिए, रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। इन स्थलों को पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। रामसर स्थलों की मान्यता उन आर्द्रभूमियों को दी जाती है जो करीब 180 जल पक्षियों की प्रजातियों को आवास प्रदान करती है। रामसर स्थल का नाम ईरान के शहर रामसर के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पे आपके काम का ये चीज है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे रामसर स्थलों का नाम, मतलब रामसर स्थल का रामसर ही नाम क्यों पड़ा रामसर साइट का। तो ईरान के रामसर शहर के नाम पे रखा गया है, क्योंकि पहली बार रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ये ईरान में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के कुछ रामसर स्थलों के बारे में जानकारी। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा तक फैला राज्य का पहला रामसर स्थल था, जिसे 2005 में घोषित किया गया। अभी हम लोग इसको भी तुरंत देख ले रहे हैं। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को जून 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया। इसको भी हम लोग देखेंगे जब एक एक करके पढ़ रहे होंगे। हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत मान्यता दी गई थी। देखिए, हैदरपुर हो गया, ये रामसर स्थल का कन्वेंशन और ये चीज़। अब आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो किताबी चीज़ों से हटके है, रटने से हटके, जिसको आप समझेंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। एक सेकंड, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी न्यू स्लाइड सेलेक्ट करते समय। हाँ, तो चलिए हम लोग यहाँ से देखेंगे कुछ चीज़ों को और यहाँ से समझेंगे। देखिए, आर्द्रभूमि स्थल। अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं कुछ जरूरी चीजें। आर्द्रभूमि स्थल, इसके पहले जो चीज़ हमने पढ़ी वो तो बुक का लिखा लिखाया चीज़ था, मैंने टाइप करके रख लिया था आप लोगों को बताने के लिए, ताकि आप लोग ये न कहे कि किताब में कैसे दिया। अब इसको हम लोग समझते हैं अपने शब्दों में। ऐसे स्थान जहां 8 वर्ष तक प्रति माह पानी जमा रहता है, ये चीज़ भी आपको बुक में मिलेगी। ऐसे स्थान जहां 8 माह तक पानी जमा रहता है। और जहां विभिन्न प्रकार के पक्षी निवास करते हैं, मतलब एक वर्ष में 12 महीने में से 8 महीने तक जहां पे पानी जमा रहता है और वहां पे विभिन्न प्रकार के पक्षी और जीव निवास करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के 180 जल पक्षियों की प्रजातियों का आवास प्रदान करती है। तो वही विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं। पक्षी जल आर्द्रता जैव विविधता होती है। यहाँ पे क्या होते हैं आर्द्रभूमि स्थल में? आर्द्रभूमि स्थल में पक्षी मिलेंगे, यहाँ पे जल होगा, इसके बाद जैव विविधता। जैव विविधता, तो इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि आर्द्रभूमि का अवयव निम्नलिखित में किसे कौन नहीं है। इतना चीज देकर और एक चीज और दे देगा, जैसे मतलब कोई भी एक जानवर का नाम दे देगा या फिर मानव या कुछ भी दे सकता है। तो बायोडाइवर्सिटी, वाटर एंड बर्ड, ये 3 चीजें इसके जो है प्रमुख अवयव कहे जाते हैं। ये चीजें प्राकृतिक भी हो सकती हैं, आर्द्रभूमि जो है ये प्राकृतिक भी हो सकती है, अब या फिर ये कृत्रिम भी हो सकती है। कृत्रिम मतलब कि जैसे हम कोई तालाब बनाए उस तरीके का, उसमें हर समय पानी भरते रहे, मतलब एक बड़े क्षेत्र में तालाब नहीं, उसको नदी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल नदी भी बना सकते हैं।
रामसर कन्वेंशन जो है, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे रामसर कन्वेंशन को लेकर के यहाँ पे। तो ये कब हुआ था रामसर कन्वेंशन? तो ये हुआ था आपका 2 फरवरी 2 फेब 1971। तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब रामसर कन्वेंशन या फिर समझौता, या फिर कर सकते हैं समझौता या फिर सम्मेलन जो है पहला जो हुआ था, ये हुआ था 2 फरवरी 1971। इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे, मतलब विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग बनाते हैं 2 फरवरी को। तो ये हो गया हमारा हम लोगों ने रामसर इसको आर्द्र भूमि को विश्व लेवल पे समझा थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसके बाहरी स्ट्रक्चर को हम लोगों ने समझा। अब चलते हैं थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में रामसर स्थल को थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग यूपी की चीज़ों को पढ़कर क्लास को खत्म कर रहे होंगे। तो भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या फिलहाल तो देखिए ये घटता बढ़ता रहता है, लेकिन मैंने जब इसको पढ़ा था आज से 1 महीने 2 महीने पहले, तो मतलब एक बार मैंने देखा था जब इसको, तो उस टाइम तक ये 75 थे। तो भारत में आर्द्र भूमि की संख्या देखिए, अब आप क्लास इसको अगर 2 महीने 3 महीने बाद देखते हैं रिकॉर्डिंग, तो आपको ये 80 82 84 भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये 75 है। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं, तो यूपी में आज जिस दिन क्लास रिकॉर्ड हो रही है ये 10 है। इसके बाद हम लोग चलते हैं तमिलनाडु जो है, ये क्या तमिलनाडु, हाँ देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में सर्वाधिक है। तमिलनाडु में जो है ये 14 है, 14 रामसर स्थल तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में जो है ये 10 रामसर स्थल है। हम लोगों ने यहीं पे पढ़ा, उत्तर प्रदेश में 10 है, तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका आर्द्र भूमि, हिमाचल का है। तो भारत का सबसे छोटा रेणुका, ये झील भी है रेणुका, रेणुका आर्द्र भूमि ये है कहाँ पे? हिमाचल। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल थे। हमने आपको बता चुका है कि ब्रजघाट से नरौरा तक ऊपरी गंगा नहर। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, एक स्लाइड में ले लेता हूँ, यहाँ से हम लोग यूपी के चीज़ों को पढ़ लेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, ये तो मैं आप देखिए यूपी की ये 10 हैं। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा अभ्यारण्य, समन पक्षी विहार, समसपुर है, सरसपुर यहाँ पे लिख गया है, समसपुर है। सांडी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी विहार या सांडी अभ्यारण्य भी है। सरसई, नावर झील, सूर सरोवर, ऊपरी गंगा नहर। ये देखिए यूपी का पहला है ऊपरी गंगा नहर। ये है ब्रजघाट से नरौरा तक। इसके बाद बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, हैदरपुर आर्द्र भूमि है। इसके बाद हम लोग एक एक करके सब कुछ पढ़ते हैं। मैं यहीं पे आपको याद करा दूंगा कहाँ पे क्या चीज़ है। देखिए सांडी कहाँ है, सांडी अभ्यारण्य। देखिए सांड से कौन डरता है? तो भाई जब रोड पे सांड चलते हैं तो सांड से डरता है हर कोई। तो सांड से डरता है हर कोई, तो सांडी पक्षी विहार हरदोई। देखिए मैं निमोनिक्स मेथड लेकर आया हूँ, मैं पूरी यूपी जी के निमोनिक्स पर ही याद करा दूंगा आपको, टेंशन ही खत्म। सांड से डरता है हर कोई, तो सांडी पक्षी विहार हरदोई। देखिए बखीरा मैंने जब जीआई टैग भी पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे बखीरा संत कबीर नगर में था, मैं आपको बताया था। तो यहाँ पे बखीरा हो जाएगा कबीरा, तो कबीरा का हो जाएगा कबीर नगर, तो संत कबीर नगर। तो बखीरा हो जाएगा कबीरा, संत कबीर नगर। इसके बाद ऊपरी गंगा नहर। तो ऊपरी गंगा नहर है, देखिए जो ऊपर है, बुलंद कौन है? तो बुलंद वही है जो ऊपर है। जैसे ये जैसे एक मंत्रिमंडल हो गया, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये राजा हो गया ऊपर बैठता है, ये मंत्री है, फिर ये संतरी है उसके 4 6,
तो ये क्या होता है, मतलब ये फिर उसके बाद फिर सेना आ जाएंगे तो बुलंद कौन रहता है भाई, राजा ऊपर है तो राजा बुलंद है, उसके बाद मंत्री बुलंद है, तो जो ऊपर के लोग हैं सारे बुलंद है, तो ऊपरी गंगा नहर ये बुलंदशहर में पड़ता है अपना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे ऊपरी गंगा नहर बुलंदशहर। इसके बाद हम लोग चलते हैं समन पश्चिम बिहार मैनपुरी। तो समन मैनपुरी, समन पश्चिम बिहार मैनपुरी या समन अभ्यारण्य। ये देखिए, ये सब पश्चिम बिहार जब पढ़ेंगे ना तो सारे उसमें आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना कि वेटलैंड उसी को कहते हैं जहाँ पे का बर्ड हो, वाटर हो, बायोडाइवर्सिटी हो, तो वही चीज है यहाँ पे। नवाब पश्चिम बिहार है। इसके बाद फिर आएगा पार्वती, पार्वती हो जाएगा आपका गोंडा में, गोंडा। देखिए ये नवाबगंज पश्चिम बिहार ये पड़ता है आपका उन्नाव में, उन्नाव में। और ये नवाबगंज पश्चिम बिहार पश्चिम अभ्यारण्य और ये पश्चिम बिहार भी है, तो हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे होंगे, उसका नाम चंद्रशेखर आजाद के नाम पे कर दिया गया है। तो यहाँ पे नवाबगंज पश्चिम अभ्यारण्य ये उन्नाव में पड़ता है, पार्वती ये पड़ता है गोंडा में, पार्वती अर्गा ये पड़ता है गोंडा में। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पे, समस्तपुर, समस्तपुर यह रायबरेली, रायबरेली। इसके बाद चलेंगे हम लोग सरसई नावर बचाएगा इटावा में अपना, सरसई नावर इटावा, इसको मैं याद करवा दे रहा हूँ ट्रिक से। सरसई नावर इटावा। सूर सरोवर हो जाएगा आगरा, ये तो सबको पता है, सूर सरोवर या कीथम झील आगरा। देखिए कुछ चीजें आपको जानना चाहिए, याद होना चाहिए। अब इसके बाद हैदरपुर जो है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर प्लस बिजनौर दोनों जगह पे है। जब 2 जिलों में आ गया ये तो फिक्स से सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा। देखिए नवाबगंज पश्चिम अभ्यारण्य उन्नाव, नवाब उन्नाव, देखिए नवा और यहाँ पे पड़ रहा है नाव, तो नवा से नाव, नवा नाव, नवा नाव, आप ऐसे इसको याद कर लेंगे। पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा गोंडा, पार्वती गोंडा। देखिए इसको याद करने का ट्रिक तो उतना कुछ खास आ नहीं रहा है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, पार्वती गोंडा। 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। समस्तपुर राय, तो देखिए समस्त राय, लोग बोलते हैं ना कि समस्त लोगों की राय होनी चाहिए, तो राय किसकी होनी चाहिए, तो समस्त लोगों की, तो समस्तपुर रायबरेली, समस्तपुर रायबरेली, समस्त लोगों की राय होनी चाहिए। सरसई नावर झील इटावा, देखिए नावर, सरसई नावर, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सरसई नावर इटावा। और इसको हम अभी पढ़ाएंगे वो पश्चिम बिहार, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे अगली क्लास में इसको ट्रिक लगाने की, तो फिर 20 क्लास तक देखते देखते आपको सारे उंगली पे याद हो जाएंगे यूपीजी के। सूर सरोवर और ये कीथम झील ये दोनों आगरा में है, ये तो सबको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे। ऊपरी गंगा नहर बता दिए, जो ऊपर रहेगा उसका बुलंद रहेगा सब कुछ, तो बुलंदशहर। बखीरा का संत कबीर कबीरा। हैदरपुर मुजफ्फरनगर ये सबसे बड़ा है, तो हैदरपुर जो है ये दो जिलों में से पड़ता है, तो 2 जिलों में है तो सबसे बड़ा है, तो हैदरपुर सबसे बड़ा है। तो ये क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज़ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आशा करूंगा कि ये 20-22 क्लास जो यूपी जीके का मैं लेकर आया हूं आप देखेंगे इसको। इसके बाद आप यूपी SSSC में जो 20 नंबर आते हैं वहां पे आप इसमें 13, 14, 15 नंबर तक यहीं से हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो अगला क्लास में सोच रहा हूँ आप लोगों की लगा दूँ यहाँ से यूपी का सामान्य इतिहास, और यहीं से हम लोग एक एक करके चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, और यहाँ से 20 क्लास आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ना है यहाँ पे आ करके। अगर आप 2, 4, 5 महीने बाद भी देख रहे हैं तो ये 20 क्लास आप देख लीजिए, चाहे एक दिन में चाहे इसको 10 दिन में देख लीजिए। हर एक क्लास 30 से 35 मिनट की होगी, इससे कम ही होगा, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। चैनल पर नए हैं अगर आप सब तो सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मेरा भी मनोबल आप लोग बढ़ाइए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।